एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ पेनॉर्मिक एजुकेशन। हम जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अमेंडमेंट्स कवर कर रहे हैं फॉर सीए फाइनल में 2025 एग्जामिनेशन एंड ऑनवर्ड्स, ये इसका लास्ट वीडियो सेशन है। आप इस वीडियो सेशन से पहले 5 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके होंगे, जिसमें हमने पिछले पार्ट में रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स, पेमेंट, इन सब चीजों के रिलेटेड जितने अमेंडमेंट्स थे वो सारे डिस्कस कर लिए थे। और अब इस वीडियो सेशन में हम इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, रिफंड, अपील, रिवीजन, ये सब जितने चैप्टर्स हैं जीएसटी के, पहले वो डिस्कस करेंगे एंड देन कस्टम्स में कुछ छोटे मोटे अमेंडमेंट्स हैं, उन्हें हम डिस्कस करके अपने सारे अमेंडमेंट्स को क्लोज करेंगे। तो एक बार अगर हम इंडेक्स पेज पे जाते हैं तो इंडेक्स पेज पे हमने चैप्टर नंबर 13 तक रिटर्न्स तक कवरेज कर लिया था। वी आर प्रोसीडिंग फर्दर, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स एंड रिफंड्स। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड रिफंड हम तो साथ साथ ही पढ़ते हैं, जिसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में तो कोई अपडेट नहीं है, बट रिफंड चैप्टर में कुछ अपडेट्स हैं, कुछ चेंजेस हैं जो रेगुलरली होते ही रहते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जो रेगुलरली अपडेट होता है बिकॉज प्रैक्टिकली यूजफुलनेस बहुत ज्यादा है। इंडस्ट्री में कोई ना कोई डिफिकल्टीज आती रहती है और उस डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए हमें इस चैप्टर में रेगुलरली हर एग्जाम में कुछ ना कुछ तो नया मिलता ही है। तो इस चैप्टर में भी हमें कुछ अमेंडमेंट्स हैं वो डिस्कस करने होंगे। तो हम सीधे चलते हैं हमारे रिफंड चैप्टर में क्या चेंजेस किए गए हैं। तो ध्यान से सुनते जाना, कुछ बड़े मटेरियल चेंजेस हैं, यानी कि उससे इंपैक्ट बड़ा होगा। चेंज बहुत छोटा सा है, बताने में आपको 2 ही मिनट लगेगा, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होगा आपके न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में। जो रिफंड चैप्टर में आप मैक्सिमम रिफंड निकालते हैं, रूल 89 सब रूल 4 एंड रूल 89 सब रूल 5, जीरो रेटेड सप्लाईज एंड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में, उसके कैलकुलेशंस में भी कुछ इंपैक्ट क्रिएट होगा। यहां जो हम अपडेट्स कवर करने वाले हैं उसके अंदर सबसे पहला अपडेट क्या हुआ है, केयरफुली सुनना। पहला अपडेट जो आप सेक्शन नंबर 54 में अलग अलग सिचुएशंस पढ़ते हैं जिन केसेस में रिफंड दिया जाएगा, उसमें एक नया पॉइंट ऐड किया गया है। दे हैव एडेड अ न्यू पॉइंट, एक नया पॉइंट ऐड किया। ये हमारा पहला अपडेट है। नया पॉइंट क्या ऐड किया है पहले सुन लो, फिर रीड करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। समझो ऐसा हुआ, मैंने कोई सामान एक्सपोर्ट किया 1 करोड़ रुपए का, 1 CR का मैंने एक्सपोर्ट किया, 1 CR रुपए का शिपिंग बिल बनाया मैंने और उसे एक्सपोर्ट किया, जिसके ऊपर 18% जीएसटी लगा। इसका मतलब 18 लाख का जीएसटी था। तो आप जानते हैं इसमें प्रोसीजर क्या होता है कि पहले आप 18 लाख पे करेंगे अगर आप इस ऑप्शन में गए होंगे, और बाद में आप 18 लाख का रिफंड क्लेम करेंगे। या दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में निकालेंगे और जो इनपुट्स वगैरह होंगे उसके ऊपर आप रिफंड क्लेम करेंगे, जो अनयूटिलाइज्ड आपका इनपुट के ऊपर आईटीसी रह गया होगा। दिस इज व्हाट यू डू। तो हम ऑप्शन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, मतलब आपने 1 करोड़ में सामान निकाला, 1 करोड़ के ऊपर 18 लाख का जीएसटी था, जो 18 लाख का आईजीएसटी पहले आपने पे किया और बाद में आपने उसका रिफंड क्लेम कर लिया। अब हुआ क्या, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका एक्सपोर्ट का, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज डला हुआ था, जिसे हम समझो एस्केलेशन क्लॉज बोल सकते हैं। और उस एस्केलेशन क्लॉज के तहत कुछ सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाने पे उस प्राइस को अपवर्ड रिवाइज कर दिया जाएगा। इसका मतलब कि अगर आपने 1 करोड़ में बेचा था और वो एस्केलेशन क्लॉज हिट हो गया, तो बाद में जाके 10 लाख से समझो प्राइस बढ़ा दी जाएगी। अगर 10 लाख से प्राइस बढ़ा दी जाएगी तो नेचुरली उसके ऊपर आईजीएसटी भी लागू किया जाएगा, क्योंकि 1 करोड़ पे आईजीएसटी लगा था। अब 10 लाख से प्राइस बढ़ी है तो 10 लाख पे भी तो आईजीएसटी लगाया जाएगा। तो 10 लाख पे 1,80,000 का आईजीएसटी लगेगा। तब सवाल ये उठा कि ये 10 लाख पे 1,80,000 का आईजीएसटी पे तो करना पड़ेगा, बट क्या इसका भी आपको रिफंड मिलेगा? तो लॉ में इस चीज को लेके कोई पॉइंट नहीं डाला हुआ था कि इसका भी रिफंड मिलेगा, और क्लैरिफिकेशन भी नहीं था कि अगर मिलेगा तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो गवर्नमेंट ने इस पॉइंट को इंसर्ट कर दिया और इंसर्ट करके कहा कि रिफंड मिलेगा भी, और रिफंड के लिए वही एप्लीकेशन करना होगा आरएफडी 1 में, जो 2 साल के अंदर अंदर करना होता है। पर इसके लिए कोई फ्रेश टाइम पीरियड नहीं मिलेगा, यानी 2 इयर्स के लिए आपको कोई फ्रेश डेट कैलकुलेशन नहीं करनी। तो आप क्या पढ़ते हो, 2 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट, जिसमें डेट ऑफ एक्सपोर्ट अलग अलग दी हुई है, रेलेवेंट डेट वो ओरिजिनली रहेगी, उसमें कोई नया फ्रेश डेट नहीं कैलकुलेट किया जाएगा जहां से 2 साल गिना जाएगा, जिसमें आपको आरएफडी 1 का एप्लीकेशन करना होता है। ये क्लैरिफाई हो गया हमें। तो मैंने जो आपको बताया वो अगर रीड कर लूं तो बहुत इजी है। पहला, रिफंड ऑफ एडिशनल आईजीएसटी पेड on account of upward revision in respect of the price of goods subsequent to exports and on which refund of IGST paid at the time of such goods has already been sanctioned। तो जब आपने एक्सपोर्ट किया था तो उसके ऊपर जो आईजीएसटी लगा था वो तो सैंक्शन हो गया था, लेकिन उसके बाद अपवर्ड रिवीजन हुआ और अपवर्ड रिवीजन की वजह से एडिशनल आईजीएसटी आया, तो उस एडिशनल आईजीएसटी का भी आपको रिफंड दे देंगे।
ये बात पहले सेक्शन 54 की लिस्ट में इन्होंने इंसर्ट कर दी। फिर रूल नंबर 89 के अंदर जाके बोल दिया, any person claiming refund of additional IGST paid on account of upward revision in the price of goods subsequent to exports and on which the refund of IGST paid at the time of export has already been sanctioned may file an application for such refund, electronically inform GST-RFD1 through the common पोर्टल। तो रूल में खाली प्रोसीजर बता दिया कि प्रोसीजर वही होगा जो बाकी सब केसेस में होता है कि RFD1 आपको फाइल करना पड़ेगा, जिसकी सर टाइम लिमिट क्या होगी, जिसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, कोई चेंज नहीं है। मतलब कि इट इज अंडरस्टूड कि टाइम लिमिट 2 इयर्स ही होगी, जिसमें 2 इयर्स फ्रॉम द रेलेवेंट डेट देखा जाता है। तो रेलेवेंट डेट जो ओरिजिनल एक्सपोर्ट की डेट होती है, जो आपको पता है गुड्स के केस में, सर्विसेज के केस में अलग अलग होती है। अगर आप लैंड से लेके जाएं तो अलग होती है, एयर और सी से लेके जाएं तो अलग होती है, वो वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो ओरिजिनली रहेगी। आपको कोई फ्रेश टाइम पीरियड नहीं दिया जाएगा, बट 2 इयर्स वहीं से गिना जाएगा और आपको एप्लीकेशन करके जो बाकी प्रोसीजर आप जानते हैं RFD 6 वगैरह में आपको रिफंड ऑर्डर सैंक्शन करके प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये एक पहला अपडेट है जो हमारा रिफंड चैप्टर के अंदर हुआ है। एग्जाम एंगल से कोई बहुत बड़ा अपडेट नहीं है, बट सिर्फ जानकारी के लिए आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आपको पता हो। इसके साथ साथ एक बात और भी क्लियर की गई कि सर अगर आप ये वाला रिफंड एप्लीकेशन कर रहे हैं तो यू नो दैट आपको कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस देने पड़ते हैं। तो इस वाले रिफंड एप्लीकेशन में क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस देने होंगे वो भी इंक्लूड कर लिया गया है। बट आपकी स्टडी मटेरियल में बात क्लियरली लिखी है कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होते हैं ये आपके सिर्फ रेफरेंस के लिए दिए होते हैं, ये एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस लगाने हैं साथ साथ में, वो सिर्फ आपको रीड करने होते हैं, आपकी नॉलेज के लिए होते हैं, वो एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट नहीं होते हैं। फिर भी हमें यहां पर आपके सिलेबस में क्योंकि इंक्लूड करके दिया है तो हम एक बार उसे क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। बाकी इसमें नया कुछ भी नहीं है, जो आपने बाकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस पढ़े होते हैं जिससे ये साबित हो कि आपने IGST लगा था, पे कर दिया, वही आपको साथ साथ में अटैच करने होते हैं। तो क्या क्या लिखा है, जब भी अपवर्ड रिवीजन होगा इन द प्राइस ऑफ द गुड सब्सिक्वेंट टू एक्सपोर्ट, तो एक आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा। स्टेटमेंट जिसमें क्या क्या डिटेल्स दोगे, आप उस एक्सपोर्ट इनवॉइस की डिटेल दोगे अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ सच इनवॉइस, उस शिपिंग बिल का नंबर और डेट बताओगे जिसके अंदर वो अमाउंट और वैल्यू को इंक्लूड किया हुआ है, नंबर एंड डेट ऑफ BRC या FIRC जो भी होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट शिपिंग बिल, कि आपको ये बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट इससे इतना फॉरेक्स रिसीव हो गया है। बिकॉज आपने वो जो हमने एग्जांपल लिया 1 करोड़ के बाद 10 लाख का रिवीजन हुआ, तो वो 10 लाख भी तो आपको फॉरेक्स में रिसीव हुआ होगा ना, उसका भी तो सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि हम आपको रिफंड ही तो इस बेसिस पे देते हैं कि कंडीशन सेटिस्फाई हुई हो कि आपको वो अमाउंट फॉरेन एक्सचेंज की रिसीव हुई हो, नहीं तो वो एक्सपोर्ट ही नहीं माना जाता ऑफ सर्विस, एंड देयरबाय आपको वो FIRC या BRC का सर्टिफिकेट का भी नंबर एंड डेट देना पड़ेगा। उसके अलावा डिटेल्स, रिफंड जो पहले सैंक्शन हो चुका था उसका, सप्लीमेंट्री इनवॉइसेस और डेबिट नोट जो इशू किए गए होंगे बिकॉज अपवर्ड रिवीजन हुआ, तो डेबिट नोट आपने बनाया होगा सेक्शन 34 वाला, और डिटेल्स ऑफ एडिशनल अमाउंट पहले पे हुई थी फिर ही तो आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं, प्रूफ दो उसका, FIRC का नंबर एडिशनल फॉरेक्स के रिलेटेड जो आपने रिसीव किया है, और एक सर्टिफिकेट चाहिए ऑफ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट रिलेटिंग टू द इफेक्ट ऑफ द सेड फॉरेक्स रेमिटेंस, कॉपी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और द डॉक्यूमेंट चाहिए, और एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चाहिए। ये सारी चीजें आपको साथ साथ देनी होगी। मैंने क्विकली डिस्कस किया बिकॉज मैंने कहा कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए प्रोवाइड किया हुआ है। ये हमारा पहला अपडेट हो गया रिफंड चैप्टर का। हम हमारे दूसरे अपडेट पे चलते हैं, एंड दूसरा अपडेट इज रिलेटेड टू 89.5। सर 89.5 तो बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में फॉर्मूला से आप मैक्सिमम रिफंड निकालते हैं और फिर डिटरमाइन करते हैं कि कितना रिफंड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो 89.5 का फॉर्मूला आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही 89.4 के अंदर आप जीरो रेटेड सप्लाईज के रिलेटेड निकालते हैं कि आपको अनयूटिलाइज्ड ITC का कितना रिफंड दिया जाएगा। तो सर इसमें क्या अपडेट हुआ है? इसमें कोई अपडेट नहीं हुआ है। सर अभी तो आपने कहा कि इसमें अपडेट हुआ है, इसमें कोई अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन कहीं और अपडेट होने की वजह से यहां पे अपडेट हुआ है। कहीं और अपडेट क्या हुआ है? 2 रूल्स आपको बताते ही याद आ जाएगा, 89.4A 89.4B, ये 2 आपने पढ़े होते हैं। 89.4A एंड 4B की जो डीम्ड एक्सपोर्ट्स करते हैं, वो डीम्ड एक्सपोर्ट्स ने जो इनपुट्स खरीदे होते हैं उस पे जो अनयूटिलाइज्ड ITC होता है उसके ऊपर रिफंड क्लेम करते हैं। एंड ऐसे ही जिन्होंने 0.1% की कंसेशनल रेट पे खरीदा होता है किसी से और फिर एक्सपोर्ट किया होता है तो उसका रिफंड क्लेम करते हैं, या फिर EPCG या एडवांस ऑथराइजेशन वाली स्कीम्स के तहत अगर कुछ खरीदा होता है और उस पे रिफंड क्लेम करते हैं। ये सारी चीजें 89.4A और 89.4B में डाली जाती है। स्पेसिफिकली इन रूल्स के तहत इसका रिफंड दिया जाता है। इन दोनों रूल्स को डिलीट कर दिया गया है। 89.4A एंड 89.4B अब एग्जिस्ट नहीं करते।
इसका मतलब कि अगर अब आपको ये वाले रिफंड चाहिए, डीम्ड एक्सपोर्ट्स वाले या ईपीसीजीए वाले या फिर 0.1% कंसेशनल वाले, तो वैसे ही करेंगे जैसा रेगुलर तरीके से किया जाता है फॉर अ नॉर्मल एक्सपोर्ट। जैसे नॉर्मल एक्सपोर्ट में हम मैक्सिमम रिफंड का फॉर्मूला निकाल के करते हैं, वैसे ही करेंगे। ये स्पेशल रूल्स को हटा दिया है क्योंकि इससे कंफ्यूजन होती थी, कॉम्प्लेक्सिटी होती थी, और आपने भी पढ़ते वक्त यही फील किया होता था कि इससे बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गई चीजें। काफी सिंपल हो सकता था कि एक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का फॉर्मूला है और एक जीरो रेटेड सप्लाईज का है, अब खाली दो ही है, तो सर हमारे ऊपर इंपैक्ट क्या होगा? आप ऐसा सोचो 89 4A और 4B एग्जिस्ट ही नहीं करते। आपने अपने बुक में जहां जहां पे भी 89 4A 4B लिखा हुआ है सब जगह से काट दो, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो है ही नहीं। आप ऐसा सोच के चलोगे तो आपके लिए अमेंडमेंट बहुत सिंपल हो गया, आपके लिए बहुत इजी हो गया, क्योंकि ऐसा कुछ अब है ही नहीं। यानी 89 4A और 4B के तहत कोई रिफंड नहीं मिलेगा। जो रिफंड मिलेगा वो 89 4 एंड 89 5 के तहत नॉर्मल तरीके से ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये वाले केसेस भी वहीं शामिल कर दिए जाएंगे, इसके अंदर और कोई अपडेट नहीं है। तो मैंने यहां आपको 89 5 रिप्रोड्यूस करके दिया है। रिप्रोड्यूस करके क्यों दिया है? क्योंकि इसके अंदर जब फॉर्मुलाज दिए हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट्स, तो यहां हम पढ़ते थे ना कि नेट आईटीसी मींस आईटीसी ऑन इनपुट्स अदर देन दोज व्हिच हैव बीन कवर्ड इन 89 4A 89 4B, वो हटा दिया है ना। तो खाली इतना ही लिखा है मींस आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट्स। इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स तो पहले से ही नहीं थे ना, ऑन इनपुट्स खाली इतना ही लिख दिया, बात खत्म हो गई ना। ऐसे ही आप बोलते थे फिर कि टर्नओवर लो ऑफ जीरो रेटेड डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर लो, तो डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर जो हम लेते थे उसके अंदर भी हम यही कहते थे कि आपको वहां पर भी अदर देन 89 4A एंड 4B लेना होगा, वो हटा दिया। इसका मतलब एडजस्टेड टोटल टर्नओवर पूरा ही लेना है आपको। 4A 4B जब जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो हटाना क्या है? हटाने जैसा कुछ होगा ही नहीं। वेरी सिंपल। तो ये आपको सिर्फ रिप्रोड्यूस करके दिया, इसमें नया कुछ भी नहीं है। आप इसे रेफर कर सकते हैं, जैसे एडजस्टेड टोटल टर्नओवर की डेफिनेशन दी है तो उसमें वो दिखेगा आपको, वो लाइंस हटा दी गई है, वो लाइंस रिमूव कर दी गई है जिसमें हम 89 4A एंड 4B की बात करते थे कि उसे हटाओ। अरे हटाएंगे क्या, वो तो है ही नहीं, तो हटाने की तो कोई बात ही नहीं उठती है। वही चीज आपकी ये दूसरा मेन अपडेट कर दिया गया है। तीसरे अपडेट पे पहुंचते हैं। तीसरा अपडेट इज रिलेटेड टू रूल 96A। रूल 96A के अंदर आप क्या पढ़ते थे कि सर अगर आपने बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में गुड्स एक्सपोर्ट की है, सर्विसेज एक्सपोर्ट की है, बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में गुड्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट की है, तो ऐसी सिचुएशन में वो जो आप आईटीसी का रिफंड क्लेम कर रहे हैं, वो आईटीसी का रिफंड तो आपको मिल जाएगा एज पर रूल नंबर 89 फॉलोइंग द प्रोसीजर वगैरह। लेकिन एक कंडीशन और आपने रूल 96A में पढ़ी होती है कि सर आपके एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर अंदर वो एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए इन केस ऑफ गुड्स, एंड इन केस ऑफ सर्विसेज पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर अंदर फॉरेक्स रिसीव हो जाना चाहिए। गुड्स में हमने बोला होता है एक पर्टिकुलर डेट के अंदर अंदर एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए, और सर्विसेज के अंदर हमने बोला होता है कि एक पर्टिकुलर डेट के अंदर अंदर फॉरेक्स रिसीव हो गया होना चाहिए। नहीं तो हमने जो आपको रिफंड प्रोवाइड किया था वो आपको पे बैक करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपने पढ़ा होता है, ये गुड्स के केस में आपने पढ़ा होता है 3 मंथ्स के अंदर अंदर, नहीं तो 15 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द 3 मंथ्स आपको पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। एंड सर्विसेज के अंदर आपने पढ़ा होता है विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर नहीं तो 1 ईयर खत्म होने के 15 दिनों के अंदर अंदर आपको टैक्स और इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा। ये आपने पढ़ा होता है, ये अभी भी वही है। लेकिन जो सर्विसेज वाला है ना, उसमें सिर्फ 1 ईयर के साथ साथ फेमा की टाइम लिमिट का भी रेफरेंस डाल दिया है। बोले कि फेमा के तहत, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो टाइम लिमिट होती है टू रिपैट्रिएट फॉरेक्स, वो और 1 ईयर विच एवर इज लेटर लिया जाएगा। ये इतनी सी बात ऐड कर दी गई है इन सर्विसेज, यानी गुड्स में तो कोई अपडेट नहीं है। मैं पूरा रीड कर लेता हूं आपके लिए। एज पर रूल 96A, a registered person availing the option to export without payment of IGST is required to furnish a bond prior to export, binding himself to pay the tax due along with applicable interest within a period of 15 days after the expiry of 3 months or such further period as may be allowed from the date of issue of invoice for export if the goods are not exported out of India। तो जिस भी दिन इनवॉइस बना था फॉर एक्सपोर्ट, वहां से 3 महीने के अंदर अंदर एक्सपोर्ट कर देना। अगर 3 महीने के अंदर अंदर एक्सपोर्ट नहीं किया तो वहां से 15 दिनों के अंदर अंदर वो जो टैक्स का आपने रिफंड लिया था वो अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ जाएगा। कोई अपडेट नहीं है इसमें। सर्विसेज 15 days आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर और द पीरियड अलाउड अंडर फेमा इंक्लूडिंग एक्सटेंशन बाय आरबीआई विच एवर इज लेटर। तो पहले आप यहां खाली 1 ईयर पढ़ते थे, अब उसकी जगह क्या बोल दिया है 1 ईयर, या फिर जो फेमा की टाइम पीरियड है इंक्लूडिंग अगर फेमा में आरबीआई ने कोई एक्सटेंशन दिया है तो वो, इन दोनों में से विच एवर इज लेटर from the date of issue of invoice for export or such further period as may be allowed by the commissioner if the payment is not received by the exporter in convertible foreign exchange or Indian rupee wherever
परमिटेड बाय द आरबीआई। अगर आरबीआई ने कहीं इंडियन रुपी में परमिट किया है तो वो, और अगर ऐसा नहीं है तो फॉरेक्स अगर आपने रिसीव नहीं किया होगा, जिस भी दिन एक्सपोर्ट का इनवॉइस बना होगा वहां से 1 साल के अंदर अंदर, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको हमें वो रिफंड करना पड़ेगा वो टैक्स का अमाउंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। तो वो जो 1 साल के अंदर अंदर था ना, वो 1 साल और फेमा की टाइम पीरियड विच एवर इज लेटर के अंदर अंदर आपको करना होगा, नहीं तो वहां से 15 दिनों के अंदर अंदर आपको टैक्स अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट का पेमेंट करना रहेगा। तो यहां पर हमने एक्सपोर्ट करने की बात की होती है 3 महीने के अंदर अंदर, और यहां पर हमने पेमेंट रिसीव करने की बात की होती है विद इन 1 ईयर और फेमा की टाइम पीरियड विच एवर इज लेटर, और वहां से दोनों केसेस में 15 दिनों के अंदर अंदर आपको टैक्स और इंटरेस्ट पे करना होगा। अगर वो भी नहीं किया तो फिर पीनल कॉन्सिक्वेंसेस भी आपके ऊपर अट्रैक्ट कर दिए जाएंगे। ये हमारा रूल नंबर 96A का एक तीसरा अपडेट हो गया जो डिस्कशन हो गया। इसके बाद जो आपको दिया है वो सब पढ़ाया हुआ है, आपको सिर्फ यहां रिप्रोड्यूस करके दिया हुआ है, ये सर्कुलर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा अपडेट आता है सेक्शन नंबर 55 में। सेक्शन नंबर 55 आप जानते हैं बहुत स्पेसिफिक सा सेक्शन है, एग्जाम एंगल से इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता है, कि कुछ स्पेसिफाइड एंटिटीज को रिफंड दिया जाता है ऑन देयर इनवर्ड सप्लाईज। इनवर्ड सप्लाईज पे रिफंड दिया जाता है। जैसे सबसे इजी आपको ध्यान होगा ये जो एम्बेसी वाले होते हैं, एम्बेसी वाले केसेस में आपने एग्जेम्पशन चैप्टर में पढ़ा होता है कि एम्बेसी वाले जो आउटवर्ड सप्लाई करते हैं उस पर तो जीएसटी नहीं लगता, पर उनकी जो इनवर्ड सप्लाई होती है एम्बेसी वालों की, जिनके पास यूआईएन होता है, यूनिक आइडेंटिटी नंबर, उनको उनकी इनवर्ड सप्लाईज पे जो जीएसटी लगा होता है उसका रिफंड मिलता है। दिस इज व्हाट यू नो इन सेक्शन 55। ऐसी सेक्शन 55 में कुछ और आइटम्स भी दिए हुए हैं कि कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएनओ, मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कॉन्सुलेट एम्बेसी है जो मैंने अभी कवर किया, या कोई भी और पर्सन जो प्रिस्क्राइब किया जाएगा। तो यहां पर एक पर्सन प्रिस्क्राइब किया हुआ था सीएसडी। सीएसडी सर, ये सीएसडी क्या होता है? कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट। ये प्रिस्क्राइब किया हुआ था, हम पढ़ते नहीं थे इसे। प्रिस्क्राइब किया हुआ था सर, फिर भी नहीं पढ़ते थे? नहीं, क्योंकि प्रिस्क्राइब करने के बाद प्रोसीजर क्या होगा, मेथड क्या होगा, वो सब नहीं दिया हुआ था, एंड देयर बाय दिया होने के बावजूद उसका कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं हो रहा था। कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, ये कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट क्या होता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर चलाया जाता है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री में आर्मी वगैरह के लोगों के लिए कुछ सप्लाईज प्रोवाइड करने के लिए होता है। तो कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट है वो जो डिफेंस में काम करने वाले लोग हैं उनको सप्लाईज करता है, जिसपे कोई जीएसटी नहीं लगता। लेकिन जो कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट खरीदता है उसके ऊपर तो जीएसटी लगता है, वो उसकी इनवर्ड सप्लाई हो गई, जैसे सेम हम एम्बेसी वाले केस में पढ़ते हैं। तो ऐसा नोटिफाई किया हुआ था कि जो कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट खरीदता है उसके ऊपर 50% का उसको रिफंड मिलेगा, यानी कि उसने जितनी भी चीजें खरीदी होगी उसके ऊपर जो आईटीसी होगा उसका 50% का रिफंड मिलेगा। बट इसका प्रोसीजर रूल कुछ प्रिस्क्राइब नहीं था, अब उसका प्रोसीजर और रूल प्रिस्क्राइब कर दिया गया है, मतलब ये बात अब रेलेवेंट हो गई। तो सबसे पहली बात, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट कुछ खरीदता है तो उसकी इनवर्ड सप्लाईज पे 50% आईटीसी का रिफंड मिलता है। अब उसका प्रोसीजर क्या है हमें वो जानना है, तो पहले ये रीड कर रहा हूं। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर, Canteen Stores Department under Ministry of Defense has been notified as the person who shall be entitled to claim a refund of 50% of the applicable CGST, IGST paid by it on all inward supplies of goods received by it for the purpose of subsequent supply of such goods to the unit-run canteens of CSD or to the authorized customers of CSD. तो Canteen Stores Department के पीछे होते हैं यूनिट रन डिपार्टमेंट, यानी फिर यूनिट रन कैंटीन्स, यूनिट रन कैंटीन्स होते हैं, या फिर वो डायरेक्टली कस्टमर्स को भी देते हैं, ऑथोराइज्ड कस्टमर्स को दे सकते हैं, जो आर्मी पर्सनल वगैरह ही जो नोटिफाइड लोग हैं उन्हीं को दिया जाता है। तो अगर किसी कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट ने अपनी यूनिट रन कैंटीन्स को सप्लाई करने के लिए कुछ खरीदा है या ऑथोराइज्ड कस्टमर्स को बेचने के लिए कुछ खरीदा है, तो उसके ऊपर जितने भी सीजीएसटी, आईजीएसटी व्हाटएवर लगा होगा उसका हम आपको 50% रिफंड दे देंगे। अब वो 50% रिफंड क्लेम करने का प्रोसीजर बता दिया गया है। प्रोसीजर क्या है? The Canteen Stores Department shall apply for refund in prescribed from once in every quarter electronically on common portal. ये बात आपको पता ही थी, सेक्शन 55 वाले shall apply once in every quarter. You already knew this. Such application shall be dealt in the manner as for refund of GST RFD1. जैसे RFD1 फाइल करते हो वैसे ही आपको फाइल करना है। The refund of tax paid shall be available if inward supplies were received from a registered person against a tax invoice and details have been furnished by that person in GSTR1 and supplier has furnished return in GSTR3B for the concerned tax period. तो कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट ने जिससे भी खरीदा है उसने वो पर्टिकुलर बिल उसके GSTR1 और GSTR3B में इंक्लूड कर लिया होना चाहिए। अगर कर लिया होगा तो ही ऐसी सिचुएशन में आपकी कंडीशन सैटिस्फाइड मानी जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, नेम एंड जीएसटीआईएन ऑफ द एप्लीकेंट इज मेंशन्ड इन द टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस में आपका नाम और जीएसटीआईएन नंबर मेंशन होना चाहिए कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट का, तो ही ऐसा होगा, अदरवाइज
हम ऑब्वियसली आपको ये बेनिफिट नहीं देने वाले हैं। द गुड्स हैव बीन रिसीव्ड बाय सीएसडी for the purpose of the subsequent supply to unit run canteens or to the authorized customer। आपने ये सारी चीजें जो भी रिसीव की है या किसी यूनिट रन कैंटीन को प्रोवाइड करने के लिए की है या ऑथराइज कस्टमर को प्रोवाइड करने के लिए की है, तो ही हम आपको ये 50% रिफंड प्रोवाइड करने वाले हैं। मतलब सब लॉजिकल सिंपल सी बातें हैं। क्या है मैं समराइज कर देता हूं फटाफट आपके लिए। कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट जो सेक्शन 55 के अंदर नोटिफाई किया है कि उसकी इनवर्ट सप्लाईज पे उसे 50% का रिफंड मिलेगा, उसे 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि जिससे खरीदा उसने टैक्स इनवॉइस इशू करके अपने जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B में उसे इंक्लूड कर लिया होगा। दूसरा, उस एप्लीकेंट द्वारा कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के लिए वो जो इनवॉइस है उसके ऊपर उसका नेम और जीएसटीआईएन मेंशन होना चाहिए। एंड तीसरा, ये जो उसने चीजें खरीदी है जिसपे वो रिफंड 50% का क्लेम कर सकता है, जो वो करना चाहता है, उसने वो सप्लाई करने के लिए लिया होगा टू यूनिट रन कैंटीन्स और टू द ऑथराइज्ड कस्टमर्स, तो ही उसको वो रिफंड सैंक्शन किया जाएगा। ये इतनी सी बात सेक्शन 55 में आई है। अगेन आई डोंट थिंक कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बट कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड थियरी क्वेश्चन आ जाते हैं अमेंडमेंट्स से निकल के, उस हिसाब से हमने इसका कवरेज कर लिया। ये हमारे रिफंड चैप्टर के सारे अमेंडमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब 4 अमेंडमेंट्स थे जो हमने रिफंड चैप्टर के अंदर देखने थे, जिसमें से एक मटेरियल था 89(4)A एंड 89(4)B का डिलीशन होना, वो हमारे लिए एक मटेरियल अपडेट हो जाता है। अब हमारा रिफंड चैप्टर में क्या क्या हुआ एक बार फटाफट हम देख ले। तो पहला अपवर्ड रिवीजन होता है। अपवर्ड रिवीजन तो उस पे आईजीएसटी पे कर देते हो आप और उसका आपको रिफंड क्लेम करना है, आप कर सकते हैं। ओरिजिनल डेट से 2 साल के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना होगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस लगाने होंगे, हम आपको रिफंड दे देंगे। प्रूफ होना चाहिए कि आप पहले आईजीएसटी एडिशनल पे कर चुके थे, फिर ही उसका रिफंड ऑब्वियसली आपको दिया जाएगा। दूसरा अपडेट 89(4)A और 4B डिलीट हो गए, वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। आपने ऐसा कुछ कभी पढ़ा ही नहीं था, आप ऐसा सोच के चलो तो आपके लिए सब कुछ इजी होगा, कोई भी डिफिकल्टी आपके लिए क्रिएट नहीं होगी। ये दूसरा अपडेट हो गया हमारा। तीसरा अपडेट हमने डिस्कस किया विद रिगार्ड टू कि कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट वगैरह जो है उसको कैसे 50% का रिफंड क्लेम करने का प्रोसीजर वगैरह आपको फॉलो करना होगा। और चौथा अपडेट हमने डिस्कस किया कि जो सर्विसेज और गुड्स के केस में आप बाइंड कर लेते हो अपने आप को बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल करने के बाद, और उसके बेसिस पे आपको अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड मिल जाता है, लेकिन बाद में जाके आपने गुड्स के केस में 3 महीने के अंदर अंदर अगर एक्सपोर्ट ही नहीं किया, या सर्विसेज के केस में 1 साल के अंदर अंदर आपने फॉरेक्स रिसीव ही नहीं किया, तो इसमें 1 साल की जो टाइम लिमिट है उसमें ऐड क्या कर दिया गया कि फेमा का टाइम पीरियड भी लेके देखना है, दोनों में से विच एवर इज लेटर, तो उस केस में आपको 15 दिनों के अंदर अंदर टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। ये हमारे अपडेट्स रिफंड चैप्टर के कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमारे रिफंड चैप्टर के अपडेट्स कंप्लीट हो गए। तो अब हम हमारे इंडेक्स पे अगर वापस जाके अगेन देखें तो हमने चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट कर लिया, चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमारा आता है चैप्टर नंबर 16 जॉब वर्क, जिसमें कोई अपडेट नहीं है। नेक्स्ट आता है चैप्टर 17 असेसमेंट एंड ऑडिट, कोई अपडेट नहीं है। चैप्टर 18 इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर, कोई अपडेट नहीं है। चैप्टर 19 डिमांड एंड रिकवरी, कोई अपडेट नहीं है। चैप्टर 20 लायबिलिटी टू पे, कोई अपडेट नहीं है। चैप्टर 21 ऑफेंसेस में एक अपडेट है, यहां हमें एक डिस्कशन करना होगा। चैप्टर 22 अपील एंड रिवीजन में काफी अपडेट्स हैं, यहां पर हमें थोड़े डिस्कशंस करने होंगे, कुछ जरूरी चीजें यहां कवर करनी होगी। एडवांस रूलिंग में कोई अपडेट नहीं है। एंड मिसलेनियस प्रोविजन में एक अपडेट है, जो वो एक अपडेट हमें डिस्कस करना होगा। इसका मतलब जीएसटी में अब हमारे ऑफेंसेस के डिस्कशन में एक अपडेट है, एंड अपील्स एंड रिवीजन में कुछ अपडेट्स हैं, एंड देन मिसलेनियस प्रोविजन में हमारा एक अपडेट है। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के डिस्कशन पे, और उसका अपडेट हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे जॉब वर्क में तो कोई अपडेट नहीं है, असेसमेंट एंड ऑडिट में कोई अपडेट नहीं है, इंस्पेक्शन सर्च में कोई अपडेट नहीं है, डिमांड रिकवरी में अपडेट नहीं है, लायबिलिटी इन स्पेशल केसेस में अपडेट नहीं है। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में मैंने यहां आपको लिख के दिया है कोई अपडेट नहीं है। पर सर अभी तो आपने कहा कि एक अपडेट हुआ है। जी हाँ, एक अपडेट हुआ है। सेक्शन 122A करके नया सेक्शन ऐड किया गया है फ्रॉम 1st of October 2024। फ्रॉम 1st of October 2024 यानी कि मई 2025 एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट है, एकदम ऐड किया गया है। लेकिन इंस्टीट्यूट ने उसे आपकी स्टडी मटेरियल का पार्ट नहीं बनाया है, यानी कि उसे आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया, उसके बारे में कुछ भी मेंशन ही नहीं किया है कहीं भी। उसके पीछे कारण हो सकता है, कारण ये हो सकता है कि दिस पेनल्टी इज रिलेटेड टू सेक्शन 148 एंड सेक्शन 148 गिव्स सर्टेन स्पेशल प्रोसीजर्स, और वो जो स्पेशल प्रोसीजर सेक्शन 148 के थ्रू आते हैं
वही आपके सिलेबस में नहीं है। इसी वजह से प्रोबेबली 122A भी आपके सिलेबस में नहीं रखा गया है। मैं खाली आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि 122A में क्या हुआ है, बाकी आई डोंट थिंक वो पढ़ने की आपको जरूरत है, इसलिए हमने यहाँ डॉक्यूमेंट में भी कवर नहीं किया क्योंकि आपके मटेरियल में भी नहीं दिया हुआ है। ये जो टोबैको इंडस्ट्रीज होती है जिन पे जीएसटी सेस ये सारी चीजें लगती है, आप जानते हैं इसके ऊपर एक्साइज भी लगता है, वैट भी लगता है, जीएसटी भी लगता है, जीएसटी सेस भी लगता है। ये काफी सेंसिटिव इंडस्ट्री होती है, तो इनके लिए सेक्शन 148 में स्पेशल प्रोसीजर दिए हैं कुछ चीजों के कि ये सब चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे कि इनको ऐसा बोला हुआ है कि आपके पास कितनी मशीनें हैं, आपको उसकी भी डिटेल सबमिट करनी पड़ती है डिपार्टमेंट को कि आपके पास कितनी मशीनें हैं। क्यों ऐसा? ये एक तरीके का हुक पॉइंट है, हुक पॉइंट है जिससे डिपार्टमेंट को ये पता चलता है कि कहीं ये लोग बना ज्यादा रहे हैं पर दिखा कम रहे हैं, ऐसा तो नहीं ना। क्योंकि अगर मशीनों की डिटेल ले ली तो मशीनों की डिटेल लेने के बाद इनको आइडिया लग जाएगा कि मशीन अगर इस ऑप्टिमम कैपेसिटी पे काम करती है, इतने समय काम करती है, तो इतना बनना चाहिए, बट इन्होंने इतना बनाया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गैप है, और कुछ ना कुछ गैप है तो उसके बेसिस पे ये एक्शन लेने का मन हो तो ले सकते हैं या कम से कम इंक्वायरी कर सकते हैं। इस वजह से सेक्शन 148 के स्पेशल प्रोसीजर में इनको अपनी मशीन की डिटेल्स देनी होती है। बट अगर इन्होंने मशीन की डिटेल नहीं दी तो सेक्शन 122A अब बनाया गया है जिसमें ऐसा लिखा है कि हर वो मशीन जिसकी डिटेल नहीं दी होगी उसके लिए 1 लाख रुपए की पेनल्टी होगी, 1 लाख रुपीस की पेनल्टी। वो 122A में दिया है जो 1 अक्टूबर 2024 से इफेक्ट में आ गया। बट अब क्योंकि वो आपकी स्टडी मटेरियल में नहीं है इसीलिए आपको यहां पर मेंशन हमने नहीं किया हुआ है। आपको सिर्फ लिखना है तो आप जरूर लिख सकते हो 1 लाख पर मशीन सेक्शन 148 के प्रोसीजर के तहत इसे इंक्लूड किया गया है। दैट्स इट। ये वो एक अपडेट है जो आप ऐसा कह भी सकते हो कि आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ जाता है अपील एंड रिवीजन। इसमें मैंने आपको बताया कुछ अपडेट्स और चेंजेस हैं जो हमें कवर करने होंगे। एक बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत मटेरियल अपडेट है जो हमारे लिए ज्यादा डिटेल में जरूरी होगा, जिसे हम प्रॉपर्ली कवर करेंगे। बाकी तो सारे छोटे छोटे हमारे डिस्कशंस हैं। पहला डिस्कशन हमारा क्या है, सर आप जितने फॉर्म्स भरते हैं ना अपील एंड रिवीजन के चैप्टर में, APL 1, APL 3, APL 5, APL 7, ऐसे जितने भी आपने पढ़े होते हैं, चाहे आप एपेलेट अथॉरिटी में जा रहे हो, एपेलेट ट्रिब्यूनल में जा रहे हो, ये सब जितने भी फॉर्म्स आपने भरे होते हैं इन सब में लिखा होता है आपको इलेक्ट्रॉनिकली भरना होता है। अब इन सारे फॉर्म्स में ये बात डाल दी गई है कि आप इसे मैन्युअली भी फाइल कर सकते हैं अगर कमिश्नर ने नोटिफाई किया हो तो, या फिर उसे आप इलेक्ट्रॉनिकली इसलिए फाइल नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वो डिसीजन या ऑर्डर जिसके खिलाफ आपको अपील करना है वो आपके पास पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है। तो आपको यहां पर एक मैनुअल प्रोविजन ऐड करके दे दिया, और ये हर जगह कॉमनली ऐड कर दिया गया है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करते थे जीएसटी, APL, व्हाटएवर फॉर्म वी वर टॉकिंग अबाउट, और आप उसे मैन्युअली फाइल करना चाहते हैं क्योंकि कमिश्नर ने नोटिफाई किया है तो कर सकते हैं, या फिर कमिश्नर ने नोटिफाई तो नहीं किया है बट क्योंकि वो डिसीजन या ऑर्डर जिसके खिलाफ आप अपील करना चाहते हैं वो अपलोडेड नहीं है कॉमन पोर्टल पे, दैट इज जीएसटी पोर्टल पे, तो उस सिचुएशन में आप मैन्युअली भी फाइल कर सकते हैं। बाकी प्रोसीजर वही रहेगा, यानी कि जैसे ही आप फाइल करेंगे एक प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा। अगर पहले से अपलोडेड है कॉमन पोर्टल पे डिसीजन या ऑर्डर तो तुरंत फाइनल एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा और डेट ऑफ फाइलिंग अपील आपकी प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट वाली ही हो जाएगी। लेकिन अगर अपलोडेड नहीं है तो 7 डेज के अंदर अंदर जब भी आपने अपील फाइल की और प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट जनरेट हुआ आपको कॉपी ऑफ ऑर्डर भी अपलोड करनी पड़ेगी या हार्ड कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी। जो आपने अगर 7 डेज में कर दी तो जो प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट की डेट है वही डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील मान लिया जाएगा। बट अगर आपने 7 डेज में नहीं की, उसके बाद की, तो जब की तब आपका फाइनल एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा और डेट ऑफ फाइलिंग अपील उसी डेट को माना जाएगा। ये सारी बातें सेम है, इसमें मैंने कुछ नया नहीं बताया, खाली आपको यह बताया कि इलेक्ट्रॉनिकली की जगह आप मैन्युअली भी फाइल कर सकते हैं इन दो सिचुएशंस में। यही सेम बात आपकी जीएसटी APL 3 में भी डाल दी गई है, सेम टू सेम बात, कुछ भी नया नहीं। यही बात आपकी एपेलेट ट्रिब्यूनल के अंदर भी डाल दी गई है, जिसके अंदर सिर्फ कमिश्नर वर्ड की जगह लिखा है रजिस्ट्रार, और कोई फर्क नहीं है। यानी कि आपको अगर मैन्युअली फाइल करना है तो अप्रूवल रजिस्ट्रार से लेना होगा, जैसे वहां आपको अप्रूवल कमिश्नर से लेना पड़ता है, वैसे यहां अगर आपको अप्रूवल रजिस्ट्रार से लेना होगा जो बाय स्पेशल ऑर्डर या जनरल ऑर्डर आपको सर्टेन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने पे ये अलाउ कर देगा कि आप मैन्युअली फाइल कर सकते हैं। ये जो फीस फॉर फाइलिंग अपील है ना टू एपेलेट ट्रिब्यूनल, उसमें भी एक अपडेट है। टू एपेलेट ट्रिब्यूनल, उसमें अपडेट क्या है कि आपने पढ़ा होता है 1000 रुपीज फॉर एवरी 1 लाख ऑफ टैक्स और आईटीसी और डिफरेंस इन टैक्स और आईटीसी, हाउएवर द फी शैल नॉट एक्सीड 25,000। उसमें एक मिनिमम की भी लिमिट डाल दी गई है। द मिनिमम फीस इज 5,000, द मैक्सिमम फीस इज 25,000। यानी आइडियली 1000 रुपए की फीस है फॉर एवरी 1 लाख रुपीज का
डिस्कशन कि 1 लाख रुपए की टैक्स की डिबेट है तो उसके ऊपर 1000 रुपए होगा, तो अगर 2 लाख रुपए की है तो 2000 का होगा, तो उसके अंदर मिनिमम बोल दिया है 5000 तो अब होगा ही, और मैक्सिमम तो 25,000 है ही आपका, तो ये मिनिमम 5,000 डाल दिया है। और एक चीज और क्लियर की है कि अगर किसी ऑर्डर में डिमांड इन्वॉल्व नहीं है, चाहे टैक्स का, इंटरेस्ट का, फाइन का, फी का, पेनल्टी का, तो फिर उस केस में फीस क्या होगी? 5,000। भाई ऐसे मुद्दे भी होते हैं ना जिसमें टैक्स और आईटीसी मुद्दा नहीं है, कोई और वायलेशन आपने किया है और उसके खिलाफ आप अपील कर रहे हैं, कोई सीजर, कॉन्फिस्केशन या ऐसा कुछ है उसके खिलाफ अपील कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो फीस होगी एपेलेट ट्रिब्यूनल में जाने की वो 5,000 रुपए रहने वाली है। देखो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये सब एज ऑफ नाउ अभी तक सब यूजलेस है, बिकॉज अभी तक भी एपेलेट ट्रिब्यूनल तो क्रिएट ही नहीं हुआ है, उसे नोटिफाई नहीं किया गया है, तो ये सब सिर्फ लॉ में थियोरिटिकल तैयारी हो चुकी है कि जैसे ही वो इनिशिएट होगा आपको ये सारी बातें फॉलो करनी रहेगी। तो उस हिसाब से आपकी ये फीस आपको अपडेट करके दे दी गई है, 5,000 रुपए रहने वाली है। ये मैं कह सकता हूं मेरा दूसरा अपडेट हो गया। पहला अपडेट क्या था कि हर जगह जहां इलेक्ट्रॉनिकली या वहां मैन्युअली कर दिया गया है, अगर कमिश्नर या रजिस्ट्रार एज द केस में भी नोटिफाई करता है तो, या फिर आपका डिसीजन कॉमन पोर्टल पे अपलोडेड नहीं है तो। और दूसरा अपडेट, एपेलेट ट्रिब्यूनल को अप्लाई करने के लिए जो फीस है वो फीस आपकी 1000 रुपए फॉर एवरी 1 लाख रुपीज ऑफ टैक्स और आईटीसी इन्वॉल्व है, जिसमें मिनिमम 5,000 होगा और मैक्सिमम 25,000 होगा। और अगर कोई अमाउंट ऑफ डिमांड है ही नहीं तो उस केस में 5,000 की फीस पे ही आप अपील कर सकते हैं टू एपेलेट ट्रिब्यूनल, दैट इज जीएसटी 80 में आप जा सकते हैं। ये हमारा दूसरा अपडेट हो जाता है। इसके बाद फिर वही डाला है, देखो एपीएल 7 में भी सेम कि आप चाहो तो मैन्युअली जा सकते हो। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन में भी सेम कि आप मैन्युअली जा सकते हो। डेट ऑफ फाइलिंग अपील मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की, कुछ भी इसके अंदर नया नहीं दिया हुआ है। और यहां पर रजिस्ट्रार का मतलब दिया है, रजिस्ट्रार मींस अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट शैल इंक्लूड अ जॉइंट रजिस्ट्रार, डेप्यूटी रजिस्ट्रार और एन असिस्टेंट रजिस्ट्रार। हां, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट अब यह आ जाता है, तीसरा पॉइंट, कि एपेलेट ट्रिब्यूनल में आपने अपील फाइल कर दी और अब आप उसे विड्रॉ करना चाहते हैं। तो एपेलेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल कर दी और अब आप विड्रॉ करना चाहते हैं, तो कब, क्या, कैसे कर सकते हैं? तो क्या लिखा है देखो, द एपेलेंट मेट एट एनी टाइम बिफोर इशुएंस ऑफ ऑर्डर in respect of appeal file in APL 5 or 7 file an application for withdrawal of the said appeal by filing GST APL 57W 57 या W, यानी कि आपने 5 या 7 फाइल करके अपील फाइल की थी, अब आप उसे विड्रॉ करना चाहते हैं तो विड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 5W या 7W आपको फाइल करना होगा। लेकिन ऑर्डर नहीं पास हो गया होना चाहिए, क्योंकि सर अगर ऑर्डर ही पास हो गया तो हो गया ना, अब क्या विड्रॉ कर रहे हो आप? ऑर्डर पास होने के पहले आप विड्रॉ कर सकते हो, जिसमें भी क्या लिखा है, फाइनल एक्नॉलेजमेंट अगर इश्यू हो गया है ना तो विड्रॉल हो तो सकता है, बट जब तक एपेलेट अथॉरिटी का अप्रूवल नहीं आ जाता, जो आपके एप्लीकेशन के 15 दिनों के अंदर अंदर आएगा, तब तक आपका विड्रॉल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? सर आपने अपील फाइल की, प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट जनरेट हुआ है, फाइनल एक्नॉलेजमेंट हुआ ही नहीं अभी तक जनरेट, फाइनल एक्नॉलेजमेंट हुआ ही नहीं अभी तक जनरेट, तो आप विड्रॉ के लिए अप्लाई करें और वो विड्रॉ हो गया, कोई अप्रूवल नहीं, फाइनल एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो गया और अब आप विड्रॉल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप विड्रॉल के लिए अप्लाई करें, लेकिन वो तुरंत विड्रॉ नहीं हो जाएगा। 15 दिनों के अंदर अंदर ट्रिब्यूनल बताएगा कि वो विड्रॉ हुआ है या फिर नहीं, और वो जो भी ऑर्डर बोलेगा वो बाइंडिंग हो जाएगा। और अगर ऑर्डर ही पास हो गया तो फिर सर विड्रॉल हो ही नहीं सकता है। यानी 3 चेक पॉइंट्स हैं, प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट के बाद, लेकिन फाइनल एक्नॉलेजमेंट के पहले सीधे हो जाएगा, फाइनल एक्नॉलेजमेंट के बाद लेकिन ऑर्डर के पहले हो जाएगा, बट अप्रूवल पे होगा और अप्रूवल 15 दिनों के अंदर अंदर आएगा, और ऑर्डर पास हो जाने के बाद तो हो ही नहीं सकता। Any fresh application filed by the appellant pursuant to such withdrawal shall be filed as per the time limit given in A or B above। हुआ क्या, आपने विड्रॉ कर लिया और विड्रॉ करने के बाद आपका फिर मन हो गया अपील करने का, तो आप फिर से कर सकते हैं, लेकिन जो टाइम पीरियड है ना वो कोई न्यू नहीं होगी। जो ओरिजिनल टाइम पीरियड आपको बताई हुई है 3 मंथ्स की, वो वही रहने वाली है, उसमें कोई अपडेट या चेंज नहीं किया जाएगा। वो ओरिजिनल टाइम पीरियड के अंदर ही आपको फ्रेश एप्लीकेशन भी करना होगा, न्यू फ्रेश टाइम पीरियड आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा जस्ट बिकॉज आपने विड्रॉल किया हुआ है। ये हमारा तीसरा अपडेट हो जाता है। फिर इसके बाद प्री डिपॉजिट के रिलेटेड एक अपडेट है। ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है, प्री डिपॉजिट पे कई क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बट प्री डिपॉजिट के नंबर्स में कोई अपडेट नहीं है। जो नंबर्स आपने जैसे पढ़े हुए हैं ना वो वैसे ही हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को एक सर्कुलर के थ्रू क्लैरिफाई किया है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है मैं आपको समझाता हूं। प्रॉब्लम यह है कि अभी तक जीएसटी 80 चालू ही नहीं हुआ है। आप कमिश्नर अपील्स में गए थे, कमिश्नर अपील्स के बाद अब आप केस करना चाहते हैं जीएसटी 80 में। अब जीएसटी 80 में केस करना चाहते हैं तो जीएसटी 80 कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं है, तो आप केस कैसे करेंगे? जब जीएसटी 80 कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी तब तो आप केस कर पाएंगे ना, अभी तो बेंचेस बनी नहीं है, ये प्रोसेस में है। अभी अभी एक कोर्ट की रूलिंग भी आई थी कि इसे जल्दी से जल्दी बनाओ, तो ये अभी तक बने ही नहीं है। तो हो क्या रहा है, जो अपील करना चाहता है वो अपील कर नहीं पा रहा, तो डिपार्टमेंट का ऑफिसर क्या कर रहा है,
जितना अमाउंट उसे रिकवर करना है उसकी रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दे रहा है, ये कह के कि भाई ये अमाउंट रिकवर करना पड़ेगा, कोई स्टे नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि स्टे कब मिलता है, जब आप अपील करते हैं और कुछ अमाउंट प्री डिपॉजिट कर देते हैं तो बाकी अमाउंट पे स्टे मिल जाता है। लेकिन अब क्योंकि आप अपील कर ही नहीं पा रहे, प्री डिपॉजिट हो ही नहीं रहा, तो देयर बाय किस बात का स्टे, पूरा अमाउंट रिकवर किया जा रहा है एंड इससे प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्रिएट हो रही है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला और सर्कुलर निकाल के डिपार्टमेंट को कहा कि देखो ऐसा नहीं होगा, एक काम करते हैं हम, जब तक अपील नहीं हो पा रही तब तक जितना प्री डिपॉजिट का अमाउंट है ना वो जमा करवा लेते हैं, जमा कर दो प्री डिपॉजिट का अमाउंट, गो टू द डैशबोर्ड ऑन द जीएसटी पोर्टल, वहां पे ऑप्शन है, वहां जाके जमा कर दो आप पैसा, तो बाकी अमाउंट पे स्टे मिल जाएगा। और एक अंडरटेकिंग दे दो डिपार्टमेंट को कि जिस भी दिन नोटिफाई हो जाएगा, जीएसटीएटी की बेंच बन जाएगी, वहां से जो टाइमलाइन बताई जाएगी उसके अंदर हम अपील कर देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में डिपार्टमेंट आपके बाकी अमाउंट पे जो प्री डिपॉजिट के अलावा बाकी अमाउंट है उस पे स्टे मानेगा और आपको हैरेस नहीं करेगा, वो उसकी रिकवरी इनिशिएट नहीं करेगा। ये सर्कुलर बना के इन्होंने क्लेरिफाई किया है। अगेन मुझे नहीं लगता ये एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन इन्होंने सर्कुलर के थ्रू दिया, बट आपके स्टडी मटेरियल में दिया है तो हमने कवर कर लिया। मैं क्विकली एक बार के लिए डिस्कस करूं तो it is important to note that if any person files an appeal in accordance with the requirement of section 112, that is on payment of prescribed deposit, the recovery proceeding is deemed to be stayed till disposal of appeal. You know this. However, as the taxpayers were not able to file appeal in the appellate tribunal against the orders of appellate authority and therefore were not able to make the pre-deposit, the tax officers were taking a view that there is no stay. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने एक सर्कुलर निकाला। सर्कुलर निकाला 11 जुलाई 2024 को, that the taxpayer can make the payment of an amount equal to the amount of pre-deposit. कहां? Services ledgers payment towards demand from his dashboard on GST portal. पोर्टल पे जाके इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करके आप डिमांड के अंदर पे कर दो। The said amount deposited will be adjusted against the amount of pre-deposit required to be deposited at the time of filing appeal. तो वो पैसा वहां पड़ा रहेगा, लाइक अ वॉलेट, जैसे बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर देते हो वैसा पैसा वहां पड़ा रहेगा, और जब आप अपील फाइल करोगे ना तब वो उसको सेट कर दिया जाएगा। Consequently, the recovery of the remaining amount will stand stayed. The taxpayer also needs to file an undertaking with the jurisdictional officer that he will file an appeal against the said order before the appellate tribunal as and when it comes into operation within the prescribed timeline. जब आएगा तो बताएंगे ना इतने टाइम के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना है। On providing the said undertaking and on payment of an amount equal to the amount of pre-deposit, the recovery of the remaining amount confirmed demand as per the order shall stand stayed. If any taxpayer has already paid the full amount that was intended to have been paid through a prescribed form, in such cases the said person can file an application electronically to adjust the payment made towards the said demand. Till the time such functionality is made available, the concerned payer may intimate the officer about the same, and on such intimation the proper officer may not insist on recovery. खाली इसका क्लोजर दिया हुआ है कि इस तरीके से अगर आपने एक बार के लिए वहां पे कर दिया तो हम उसे बाद में सेट कर देंगे, और आप एक अंडरटेकिंग भी दे देना कि मैं बाद में अपील करने वाला हूं, तो देयर बाय हम आपसे रिकवरी नहीं करेंगे, बाकी अमाउंट पे स्टे रहने वाला है। ये हमारा चौथा अपडेट हो गया, जिसे मैं अगेन इतना जरूरी नहीं मानता हूं। अब हमारा आ जाता है लास्ट अपडेट, और एक्चुअली मैं बोलूं ना तो यही वो अपडेट है जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। हालांकि ये सेक्शन उसके लिए समझना बड़ा आसान है जो डायरेक्ट टैक्स का सेक्शन 268A अच्छे से पहले ही पढ़ चुका है, क्योंकि जो डायरेक्ट टैक्स में आप सेक्शन 268A में पढ़ चुके हो वही कुछ हुबहू यहां पर भी अब आ गया है। तो जैसे आपने सेक्शन 268A इनकम टैक्स में पढ़ा होता है कि कुछ मॉनेटरी लिमिट्स होती है जो डिपार्टमेंट के लिए होती है कि डिपार्टमेंट इस लिमिट के ऊपर होगा तो ही अपील कर सकता है, वही बात यहां भी डाल दी गई है सेक्शन नंबर 120 के अंदर। यानी 120 तो पहले से एग्जिस्ट करता ही था सीजीएसटी एक्ट में, लेकिन उसका कोई सर्कुलर नहीं आया हुआ था, खाली इतना ही लिखा था सेक्शन 120 में कि भाई कुछ मॉनेटरी लिमिट्स फिक्स की जाएगी जिसके बियॉन्ड होने पे ही डिपार्टमेंट जीएसटीएटी में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और इसके रिलेटेड आपने कुछ बेसिक बातें पढ़ी होती है, वो आपको रिवाइज करा दूं तो कि अगर किसी वजह से, किसी मॉनेटरी लिमिट की वजह से डिपार्टमेंट आगे नहीं जा पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि डिपार्टमेंट उसी एसएससी के किसी और साल के सेम मुद्दे पे या किसी और एसएससी के किसी और साल के सेम मुद्दे पे नहीं जा सकता। वो जा सकता है क्योंकि मॉनेटरी लिमिट की वजह से वो रुक गया कि भाई ये चिंदी अमाउंट के लिए हमको इतना टेंशन नहीं लेना है। इसका मतलब ये नहीं हम एग्री करते हैं, बट ये छोटी मोटी अमाउंट के लिए हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो ऐसी सिचुएशन में सेक्शन नंबर 120 के अंदर ये सर्कुलर बना के इन्होंने लिमिट्स क्या डाली, लिमिट्स डाली कि जीएसटी-एटी के लिए अमाउंट है 20 लाख, हाई कोर्ट के लिए 1 करोड़ एंड सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़। समझना, ये वो मिनिमम अमाउंट है जितनी अमाउंट होने पे ये केस करेंगे।
इसका मतलब एग्जैक्ट 20 लाख है तो ये केस कर सकते हैं, 20 लाख और मोर तो ये केस कर सकते हैं, 1 करोड़ और मोर तो ये केस कर सकते हैं, 2 करोड़ और मोर तो ये केस कर सकते हैं। यानी कि अगर आप जीएसटी 80 में जा रहे हो और अमाउंट 20 लाख से कम है, दैट इज 19,99,999 तक है, तो ये मॉनेटरी लिमिट में बंद जाएंगे और ये केस नहीं करेंगे। तो दिस इज द मिनिमम मॉनेटरी लिमिट अलाउड, जिसके बेसिस पे ये आगे केस करेंगे। तो आपको 3 अमाउंट याद रखनी है, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। ये 3 नंबर्स आपको याद रखने हैं कि जिसके जितना होने पे ये आगे नहीं बढ़ेंगे, ये अपील नहीं फाइल करेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये एग्री करते हैं, क्योंकि ये किसी और दिन इसी मुद्दे पे मॉनेटरी लिमिट सेटिस्फाई होने पे आप ही के केस में या किसी और के केस में ये डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। अब एक सवाल क्या उठता है कि सर ये जो 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ ये है क्या? ये टैक्स है, इंटरेस्ट है, टैक्स प्लस इंटरेस्ट है, टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी है, टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी प्लस लेट फीस है, ये है क्या एग्जैक्टली? व्हाट ऑल इज कवर्ड ओवर हियर? तो उस चीज को आपको क्लियर किया गया है। ये टेबल उसको समराइज करता है कि अगर जो डिस्प्यूट है इट इज विथ रिगार्ड टू एनी टैक्स, चाहे उसमें पेनल्टी और इंटरेस्ट हो या नहीं हो, आपको खाली टैक्स इन डिस्प्यूट देखना है। जैसे इस पे एक प्रैक्टिकल केस बन सकता है एग्जाम में। ऐसा अभी नवंबर 24 एग्जाम में डायरेक्ट टैक्स में क्वेश्चन आया भी था 268A में। ऐसा ही क्वेश्चन यहां आईडीटी में भी आ सकता है आपको, क्योंकि अब ये नोटिफाई हुआ है सर्कुलर कि सर मेरा एक जो डिमांड है ना वो टैक्स का है 18 लाख रुपए का, इंटरेस्ट का है 4 लाख रुपए का और पेनल्टी का है 2 लाख रुपए का। 18, 4 और 2, और ये जीएसटी 80 में जाना चाहता है डिपार्टमेंट। 18, 4 और 2, तो 18, 4 और 2 तो टोटल कितना हो जाता है? 24 लाख। 24 लाख हो गया, क्योंकि 18 का टैक्स, 4 लाख का इंटरेस्ट, तो 22 पे पहुंच गए, प्लस 2 लाख का पेनल्टी, तो 24 पे हम पहुंच गए। और जीएसटी 80 में जाने के लिए मॉनेटरी लिमिट क्या है? 20। तो अब क्योंकि इस डिमांड के अंदर टैक्स भी है, इंटरेस्ट भी है, पेनल्टी भी है, तो आपको सिर्फ क्या देखना है? टैक्स। 18 लाख देखना है, बाकी 4 और 2 को इग्नोर करना है। तो 18 लाख क्या 20 लाख से कम है? हाँ, 20 लाख से कम है, मतलब कि डिपार्टमेंट आगे अपील नहीं कर सकता, वो जीएसटी 80 में नहीं जा सकता, क्योंकि जब सारी चीजें इन्वॉल्व होती है तो सिर्फ क्या देखा जाता है? टैक्स। व्हेन आई से टैक्स, इट इंक्लूड्स जीएसटी सेस, इट इंक्लूड्स जीएसटी सेस। तो टैक्स का मतलब हो गया सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड सेस। ये सारी चीजों को लेके देखा जाएगा, टैक्स ही देखा जाएगा। जब टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस सब कुछ हो तो सिर्फ टैक्स देखा जाएगा। पर सर अगर खाली इंटरेस्ट का ही डिमांड है तो सिर्फ इंटरेस्ट देखा जाएगा, अगर खाली पेनल्टी का ही डिमांड है तो पेनल्टी देखा जाएगा, खाली लेट फीस का ही डिमांड है तो खाली लेट फीस देखा जाएगा। सर अगर इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फीस का डिमांड है, टैक्स का डिमांड नहीं है, तो वो सब मिला जुला के देखा जाएगा। तो आपको सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझ आ जाने चाहिए। अगर खाली रिफंड का डिमांड है तो खाली रिफंड ही देखा जाएगा, कि जो रिफंड डिस्प्यूट है खाली वही देखा जाएगा। अगेन समझना, वो भी इन डिस्प्यूट। जैसे इस पे भी आपको एक एग्जांपल क्लियर करूं तो टैक्स का अमाउंट है समझो 25 लाख का, 25 लाख का, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है, कोई लेट फीस नहीं है, 25 लाख का, जिसमें से 12 लाख तो आप एग्री कर गए हो, 12 लाख तो एग्री कर गए हो, तो डिस्प्यूट कितने पे? 13। डिस्प्यूट 13 पे, यानी 12 तो आप पे करने तैयार हो, 13 पे डिस्प्यूट है कि 13 से आप एग्री नहीं करते हो, तो 13 लाख ही देखा जाएगा, इन डिस्प्यूट देखा जाएगा। जो 20 से कम है तो देर बाई अपील नहीं हो सकती। जिसमें अगर टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी सब है तो खाली टैक्स इन डिस्प्यूट देखेंगे, खाली इंटरेस्ट का ही ऑर्डर है तो खाली इंटरेस्ट देखेंगे, पेनल्टी का ही है तो खाली पेनल्टी देखेंगे, लेट फीस ही है तो सिर्फ लेट फीस देखेंगे। अगर इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फीस इनमें से कुछ भी है लेकिन टैक्स नहीं है तो इन सबका एग्रीगेट देखेंगे। और अगर खाली एरनस रिफंड हुआ है, उसके रिलेटेड कुछ है, तो सिर्फ एरनस रिफंड इन डिस्प्यूट का अमाउंट हम देखेंगे। ये इन्होंने यहां पर क्लियर कर दिया है। मॉनेटरी लिमिट शैल बी अप्लाइड ऑन द डिस्प्यूटेड अमाउंट, ये क्लियर किया हुआ है, खाली डिस्प्यूटेड अमाउंट देखना है। जिसके अंदर ऐसा बोला है कि अगर कई बार कॉम्पोजिट ऑर्डर आता है, जैसे 2-3 ऑर्डर के रिलेटेड एक साथ ऑर्डर पास किया जाता है अपील के अंदर, तो ऐसी सिचुएशन में इंडिविजुअली देखेंगे या टोटल देखेंगे? तो बोला है टोटल देखेंगे, इंडिविजुअल ऑर्डर्स को नहीं देखेंगे, क्योंकि ऑर्डर अगर कॉम्पोजिट आया है तो फिर अपील करते वक्त भी सारे ऑर्डर्स को मिला के देखेंगे हम। तो होता है ना, मल्टीपल ईयर्स के ऑर्डर एक साथ पास किए गए हैं, जब सेम मुद्दे होते हैं तो वो कॉम्पोजिट ऑर्डर में भी आपको टोटलिटी में देखना है कि वो 20 लाख, 1 करोड़ या 2 करोड़ एज द केस में भी क्रॉस हुआ है या फिर नहीं। और फिर एक लिस्ट दी है जिसमें कहा है कि मॉनेटरी लिमिट देखते ही नहीं, मतलब कि 5 लाख का भी केस होगा ना तो भी हम जीएसटी 80 में जाएंगे, 20 लाख हम नहीं देखेंगे, 1 करोड़ हम नहीं देखेंगे, 2 करोड़ हम नहीं देखेंगे। ये सेम लिस्ट आपके इनकम टैक्स एक्ट में भी आपको पढ़ाई जाती है, सेम टू सेम लिस्ट, कि अगर जीएसटी लॉ के किसी प्रोविजन को ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अल्ट्रा वायर्स हैं, अगर ये मुद्दा है तो, अगर इस वजह से ये मुद्दा क्रिएट हुआ है कि ये प्रूव हो रहा है किसी अपेलेट ऑर्डर में कि जो जीएसटी का लॉ है वो संवैधानिक ही नहीं है, तो उस केस में सर हम फिर अपील करेंगे, हम उसको नहीं जाने दे सकते हैं, चाहे मॉनेटरी अमाउंट कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता है। जब कोई रूल्स एक्ट के
अल्ट्रा वायर्स हो तब भी हम आगे जाएंगे, जब कोई ऑर्डर नोटिफिकेशन या सर्कुलर लॉ या रूल्स के अल्ट्रा वायर्स हो तो भी हम आगे जाएंगे, जब कोई मैटर वैल्यूएशन का हो, क्लासिफिकेशन का हो, एचएसएन एसएससी का, रिफंड का हो, प्लेस ऑफ सप्लाई का हो, या कोई भी ऐसा इशू हो जिसमें रिकरिंग नेचर हो और इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम आगे अपील करेंगे। तो ये मुद्दे आपको याद रखने हैं, वैल्यूएशन, क्लासिफिकेशन, रिफंड, प्लेस ऑफ सप्लाई, या और ऐसा कोई भी मुद्दा जो रिकरिंग नेचर का हो, जिसमें इंटरप्रिटेशन का मुद्दा इन्वॉल्व हो, उसे भी हम अपील में जाएंगे ही, मॉनेटरी लिमिट नहीं देखेंगे। या फिर कोई भी तरह का एडवर्स कमेंट पास किया गया है और डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई भी तरह का दावा लगाया गया है, कॉस्ट लगाया गया है बाय द कोर्ट, तो ऐसे केस में भी वो आगे ऊपर अपील करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो उनकी बेइज्जती हुई है तो उस बेइज्जती को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते एंड देयर बाय वो आगे बढ़ना ही चाहते हैं। या कोई भी और ऐसा केस जो नेसेसरी लगता है डिपार्टमेंट को इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, तो वो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। एक चीज फिर क्लियर की हुई है, ये सेम बात इनकम टैक्स एक्ट में भी है, जब भी डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि हम इसलिए अपील नहीं कर रहे क्योंकि अमाउंट उतनी नहीं है जितना हम कर सकते हैं, तो उनको स्पेसिफिकली रिकॉर्ड करना चाहिए दैट इवन दो द डिसीजन इज नॉट एक्सेप्टेबल, अपील इज नॉट बीइंग फाइल्ड एज द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इज लेस देन द मॉनेटरी लिमिट फिक्स्ड बाय द बोर्ड। ये बात अपने रिकॉर्ड्स के अंदर क्लियरली मेंशन करनी चाहिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस कि हम इससे खुश तो नहीं थे, बट क्योंकि मॉनेटरी लिमिट सेटिस्फाई नहीं हुई देयर बाय हमने इसका अपील नहीं किया था। नॉन फाइलिंग ऑफ अपील बेस्ड ऑन अबव मॉनेटरी लिमिट शैल नॉट प्रिक्लूड द टैक्स ऑफिसर फ्रॉम फाइलिंग अपील इन्वॉल्विंग द सिमिलर इशू इन अ टैक्स एंड डिस्प्यूट एक्सीड द मॉनेटरी लिमिट और केस इन्वॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये डिस्कस हो गया। जस्ट बिकॉज मॉनेटरी लिमिट की वजह से आप आगे नहीं बढ़े, इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी केसेस में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर बाकी केसेस में मॉनेटरी लिमिट सेटिस्फाई हो रही होगी तो सेम मुद्दा भी हुआ तो भी हम आगे बढ़ सकते हैं, डिपार्टमेंट को वो हक है। ये सेम बात अगेन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी आपको दी हुई है। ये हमारा इंपॉर्टेंट अपडेट हो गया, इंपॉर्टेंट सर्कुलर हो गया जो आपको ध्यान में रखना है। अपील एंड रिवीजन चैप्टर के अंदर जो भी अपडेट्स और चेंजेस हैं वो सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं। तो हमारे अपील्स एंड रिवीजन का भी डिस्कशन हो गया। तो देखो हम कहां पहुंच गए। हमने देखा असेसमेंट ऑडिट में कोई अपडेट नहीं है, इंस्पेक्शन में नहीं है, डिमांड रिकवरी में नहीं, लायबिलिटी में नहीं, ऑफेंसेस में मैंने कहा एक है बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। अपील एंड रिवीजन में जो भी थे 4-5 अपडेट्स हमने देख लिए। एडवांस रूलिंग में कोई अपडेट नहीं है। मिसलेनियस प्रोविजन में एक छोटा सा अपडेट है। तो एडवांस रूलिंग में तो देखो कुछ भी नहीं है। मिसलेनियस प्रोविजन में सेक्शन 171 एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी, नापा करके हम इसे पढ़ते थे, बुक में से NAA लिखा हुआ है, नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी। आपको इसका मतलब ध्यान में होगा कि जब जीएसटी लागू हुआ तो उस सिचुएशन में जब लोग सर्विस टैक्स से जीएसटी में गए या एक्साइज से जीएसटी में गए तो कई जगहों पे टैक्स रेट्स कम हुए, आईटीसी का बेनिफिट मिला जिसकी वजह से कॉस्टिंग कम होनी चाहिए थी, और कई लोगों ने कॉस्टिंग कम नहीं की, कॉस्टिंग वहीं रखी और जो बेनिफिट हुआ वो खुद खा गए। यानी कि जीएसटी आने की वजह से जहां जहां पे सस्ता होना चाहिए था कोई सामान, वो सस्ता नहीं किया लोगों ने। तो सरकार ने कहा ये गलत है, अगर जीएसटी आ जाने की वजह से कहीं पर भी कोई सामान सस्ता हुआ है तो आपको उसको सस्ता करना है, नहीं करोगे तो हम आपके पीछे नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी छोड़ देंगे। एंड सेक्शन 171 के अंदर उसे बनाया। इसके रिलेटेड आपने बात पढ़ी थी कि नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी अब बंद कर दी गई है, कई साल हो गए, और वो काम दे दिया गया है सीसीआई को, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को, जो कंपटीशन एक्ट के तहत ऑपरेट करता है। और अब इसके अंदर नया अपडेट क्या है कि सर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास भी अब ये केस नहीं जाएगा, ये केस सीधे एपेलेट ट्रिब्यूनल के प्रिंसिपल बेंच के पास जाएगा, सीधे एपेलेट ट्रिब्यूनल के प्रिंसिपल बेंच के पास जाएगा। यानी ये नया अपडेट है, ये इतना छोटा सा अपडेट है जो यहां पर किया गया है। तो पहले NAA नापा देखता था, नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी, फिर उसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दिया गया, और अब ऐसा बोल दिया गया है कि 1/4/25 के बाद से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कोई केस नहीं देखेगा, सारे केसेस प्रिंसिपल बेंच के पास जाएंगे ऑफ द एपेलेट ट्रिब्यूनल, जो अभी अगेन कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं हुई है, इसलिए 1/4/25 तक को उसे डिले कर दिया है। हालांकि डेट 30 सितंबर 2024 तक की थी, पर उसे डिले कर दिया गया है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूट होगी तभी तो हम सारे केसेस उनको ट्रांसफर करेंगे। ये इतनी सी बात आपको यहां पर लिख के प्रोवाइड की गई है कि पहले NAA के पास था, फिर वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास चला गया, और अब वो प्रिंसिपल बेंच ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास चला गया है। और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और कुछ भी नया नहीं है। दैट्स इट। ये हमारा मिसलेनियस प्रोविजन का डिस्कशन भी कंप्लीट हो जाता है। यानी कि हमने हमारे जीएसटी लॉ के अंदर जितने अमेंडमेंट्स हुए हैं वो सारे अमेंडमेंट्स के साथ क्लोज कर लिए हैं, और अब हम प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स आवर लास्ट पार्ट, जिसके अंदर हम कस्टम्स एंड एफटीपी के अंदर जो चेंजेस हुए हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। सो हमारे 8 चैप्टर्स जो हम कस्टम्स एंड एफटीपी में देखते हैं, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक का डिस्कशन, इसमें सिर्फ चैप्टर नंबर 1 में कुछ 3 अपडेट्स हैं, दैट्स इट। बाकी और किसी में भी कोई अपडेट नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है।
इवन इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कोई फ्रेश अपडेट नहीं है। हाँ, नवंबर 2024 की एग्जामिनेशन में कुछ अपडेट्स थे जो हमने नवंबर 2024 का जो अमेंडमेंट का वीडियो सेशन डाला था उसमें कवर कर लिया है। तो अगर आपका वो नहीं देखा हुआ है, एक ही वीडियो है 1-1.5 घंटे का, वो आप पहले कवर कर लें और फिर उसके बाद इस वीडियो सेशन को देखें, क्योंकि वो पुराने आपके अपडेट्स हैं। यहां हम इस सेशन में खाली मई 2025 के लिए जो फ्रेश अपडेट्स हैं वही कवर कर रहे हैं। तो हमारे चैप्टर 2 से चैप्टर 8 में कोई भी चेंजेस नहीं है। जो चैप्टर नंबर 1 है लीवी एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम कस्टम्स ड्यूटी, उसके अंदर जो हमारे चेंजेस हुए हैं, जो 3 चेंजेस हुए हैं, उसमें पहला चेंज सेक्शन नंबर 20 के रिलेटेड हुआ है। आपको सेक्शन नंबर 20 में क्या था याद दिला देता हूं और फिर उसका चेंज बता देता हूं। छोटा सा एक टाइम लिमिट का चेंज है। आपने पढ़ा होता है सेक्शन 20 में कि आप किसी भी सामान को री इंपोर्ट करते हो, यानी पहले आपने उसे एक्सपोर्ट किया फिर उसे वापस री इंपोर्ट कर लिया, तो उस सिचुएशन में उसे फ्रेश इंपोर्ट मानते हैं और उसके ऊपर रेगुलर तरीके से इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं। ये भूल जाते हैं कि पहले कभी हम ही ने उसे एक्सपोर्ट किया था, हम उसे री इंपोर्ट को भी फ्रेश इंपोर्ट मानते हैं। लेकिन आपको इसके प्रॉपर 3 एक्सेप्शंस पढ़ाए गए थे। री इंपोर्टेशन फॉर रिपेयर, री इंपोर्टेशन आफ्टर रिपेयर एंड री इंपोर्टेशन आफ्टर रिजेक्शन और अदर रीजंस। तो री इंपोर्टेशन फॉर रिपेयर, री इंपोर्टेशन आफ्टर रिपेयर एंड री इंपोर्टेशन आफ्टर रिजेक्शन। री इंपोर्टेशन फॉर रिपेयर क्या होता था कि भाई मैंने एक सामान बाहर एक्सपोर्ट किया था, वो खराब हो गया तो वापस इंपोर्ट किया है, ठीक करूंगा और वापस एक्सपोर्ट कर दूंगा। ये फर्स्ट केस होता था। सेकंड केस होता था री इंपोर्टेशन आफ्टर रिपेयर। री इंपोर्टेशन आफ्टर रिपेयर के अंदर मैंने कोई सामान इंपोर्ट किया था, वो खराब हो गया तो मैंने उसे एक्सपोर्ट किया है ठीक होने के लिए और ठीक हो जाने के बाद उसे वापस री इंपोर्ट किया है, दैट इज री इंपोर्ट आफ्टर रिपेयर। और तीसरा केस जो अदर्स हो गया, अदर्स का केसेस हो गया जिसके अंदर हमने बोला हमने कोई सामान एक्सपोर्ट किया था और सामने वाले ने उसे वापस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, वापस कर दिया कि ये सामान नहीं चाहिए, दैट इज री इंपोर्टेशन आफ्टर रिजेक्शन। ये 3 केसेस हो गए। अब आपने जो री इंपोर्ट फॉर रिपेयर पढ़ा होता है उसके अंदर आपने टाइम पीरियड पढ़ा होता है कि रिपेयर रिकंडीशनिंग है तो 3 इयर्स के अंदर अंदर री इंपोर्ट होना चाहिए आफ्टर एक्सपोर्ट, और अगर रिफाइनिंग रीप्रोसेसिंग है तो 1 ईयर होना चाहिए। नेपाल भूटान में 10 इयर्स होना चाहिए री इंपोर्ट करने की टाइम पीरियड। ऐसे ही आपने जो सेकंड केस होता है री इंपोर्टेशन आफ्टर रिपेयर, उसके अंदर 3 इयर्स प्लस 2 इयर्स का एक्सटेंशन पड़ा होता है। एंड जो लास्ट केस होता है री इंपोर्टेशन आफ्टर रिजेक्शन, उसमें भी आपने 3 इयर्स प्लस 2 इयर्स का एक्सटेंशन पड़ा होता है। यहां चेंज टाइम लिमिट में किया है, टाइम लिमिट में चेंज किया है, 3 इयर्स की जगह कर दिया है 5 इयर्स, बट नॉट इन री इंपोर्टेशन फॉर रिपेयर, ओनली इन री इंपोर्टेशन आफ्टर रिपेयर एंड री इंपोर्टेशन आफ्टर रिजेक्शन। उन जगहों पे 3 की जगह 5 इयर्स कर दिया है, बाकी जगहों पे 3 इयर्स ही है। इसका मतलब समराइज करूं तो अगर आपने कोई टाटा नैनो है फॉर एग्जांपल, टाटा नैनो आपने बाहर एक्सपोर्ट की थी, अब तो बंद हो गई बननी, बट अब समझो ऐसा आपने बाहर एक्सपोर्ट की थी, वो खराब हो गई वापस इंडिया आई आपने ठीक किया, ठीक करके वापस एक्सपोर्ट किया, तो वो जो री इंपोर्ट करने का टाइम पीरियड था, एक्सपोर्ट करने के बाद टाटा नैनो को एक्सपोर्ट करने के बाद रिपेयर के लिए री इंपोर्ट करने का टाइम पीरियड था, वो 3 साल था, 3 साल है, उसमें कोई अपडेट नहीं है, वो 3 साल ही है, उसमें चेंज नहीं है। नेपाल भूटान है तो 10 साल होता है। लेकिन अगर दूसरा एग्जांपल, हमने कोई BMW खरीदी थी, जर्मनी से मंगाई थी, BMW खराब हो गई, हमने जर्मनी BMW को ठीक होने भेजा है और वापस ठीक हो जाने के बाद आई है, दैट इज री इंपोर्टेशन आफ्टर रिपेयर। तो हमने कहा होता है रीमैन्युफैक्चरिंग नहीं होनी चाहिए, रीप्रोसेसिंग नहीं होनी चाहिए, खाली रिपेयर हुआ होना चाहिए, और रिपेयर हुआ है तो फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स प्लस मटेरियल यूज्ड प्लस टू एंड फ्रो का इंश्योरेंस एंड फ्रेट के ऊपर ही इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी। अगर वो आपने री इंपोर्ट कर लिया है विद इन 3 इयर्स प्लस 2 इयर्स का एक्सटेंशन, वो जो 3 इयर्स प्लस 2 इयर्स था ना, उसमें 3 की जगह हो गया 5, यानी 5 प्लस 2 7 इयर्स हो गया अब वो टाइम पीरियड री इंपोर्टेशन आफ्टर रिपेयर। और तीसरा वाला जो केस होता है री इंपोर्टेशन आफ्टर रिजेक्शन, उसमें भी सेम 3 इयर्स की जगह 5 इयर्स हो गया, यानी 5 प्लस 2 करके 7 इयर्स हो जाएगा। यानी कि हमने टाटा नैनो भेजी थी, एक्सपोर्ट की थी, एक्सपोर्ट करने के बाद सामने वाले ने रिजेक्ट कर दी और हमें ही वापस मिली, हमें ही मिली, किसी और को नहीं, हमें ही वापस मिली, तो ऐसी सिचुएशन में हम फिर से इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे उसके ऊपर, अगर वो 5 साल के अंदर अंदर में वापस मिल गई प्लस 2 इयर्स का एक्सटेंशन, अगर अप्रूवल मिल गया कंसर्न अथॉरिटी से तो 5 इयर्स प्लस 2 इयर्स का एक्सटेंशन, जिसमें ऑब्वियसली जो आपने बेनिफिट्स लिए होंगे एक्सपोर्ट करते वक्त वो तो पे करने ही पड़ते हैं, ये तो हमें पता है। जो बेनिफिट्स आपने लिए होंगे, ड्यूटी ड्रॉबैक या फिर अलग अलग स्कीम्स के एक्सपोर्ट बेनिफिट्स लिए होंगे, वो तो पे बैक करने पड़ेंगे, बट इंपोर्ट ड्यूटी हम नहीं लगाएंगे। तो फिर से री इंपोर्टेशन फॉर रिपेयर, टाटा नैनो हमारे यहां ठीक होने आई है, उसका टाइम पीरियड वही है 3 इयर्स, कोई चेंज नहीं हुआ है। नेपाल भूटान 10 इयर्स और रीप्रोसेसिंग रिफाइनिंग है तो 1 ईयर, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। BMW हमने ठीक करने भेजी है और ठीक होके वापस आई है,
तो इंपोर्ट ड्यूटी खाली वो फेयर कॉस्ट प्लस ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस एंड फ्रेट वगैरह पे ही लगेगा, जिसमें टाइम पीरियड 3+2 की जगह 5+2 हो गया। एंड री इंपोर्टेशन आफ्टर रिजेक्शन, टाटा नैनो भेजी थी और वो वापस आ गई रिजेक्ट होके कि या किसी भी रीजन की वजह से वो वापस आ गई उसी पर्सन के पास, तो जो बेनिफिट्स मिले थे वो तो वापस आपको करने ही पड़ेंगे, लेकिन ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी अगर वो 3+2 की जगह 5+2 हो गया है, यानी 2 जगह 3 इयर्स की जगह 5 इयर्स कर दिया गया है। ये आपका अपडेट है जो आपको यहां पर रिप्रोड्यूस करके दिया है। सर इंपोर्ट री इंपोर्ट फॉर रिपेयर तो 3 इयर्स होता है, नेपाल भूटान में 10 इयर्स होता है, रीप्रोसेसिंग रिफाइनिंग है तो 1 ईयर है। नो चेंज, बाकी वो 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स वो सब तो सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड रीइंपोर्टेड इनटू इंडिया फॉर रिपेयर्स और रिकंडीशनिंग, तो यहां पर हमने बोला होता है कि उसे 7 इयर्स कर दिया गया है, यानी 5+2 कर दिया गया है। पहले ये क्या हुआ करता था, 3+2 हुआ करता था, अब उसे 5+2 कर दिया गया है, और वो रीइंपोर्टेशन आफ्टर रिजेक्शन को भी इसी तरीके से 7 इयर्स कर दिया गया है 5+2। आपको समझ आ गया होगा क्या चेंज हुआ है। ये पहला अपडेट हो गया। दूसरा अपडेट हमारा जीएसटी सेस के रिलेटेड है। ये अगेन वैसे एग्जामिनेशन पर्पस के रिलेवेंट नहीं है क्योंकि जीएसटी सेस आपके सिलेबस में ही नहीं है, बट ये दिया है इन्होंने। एक छोटा सा प्रॉब्लम था लॉ में प्रॉब्लम क्या था कि अगर कोई एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर बाहर से कुछ इंपोर्ट करता है, एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर बाहर से कुछ इंपोर्ट करता है, तो उस पे आईजीएसटी नहीं लगेगा 3(7) का, 3(7) ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट नहीं लगेगा, ये दिया था, एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन ये बात मिसिंग थी कि 3(9) का जीएसटी सेस भी नहीं लगेगा, तो उन्होंने वो मिसिंग बात को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से डाल दिया है और कहा कि अगर बाहर से इंपोर्ट हुए गुड्स बाय हुम, बाय एन एसईजेड यूनिट और डेवलपर फॉर इट्स ऑथराइज्ड ऑपरेशन, तो ना उस पे जीएसटी लगेगा ना उस पे जीएसटी सेस लगेगा, दोनों एग्जेम्प्ट होंगे। तो इन्होंने 3(9) में जो मिसिंग बात थी वो इंक्लूड कर लिया और बोला है कि उसे भी एग्जेम्प्ट रखा जाएगा। तो ऑल द गुड्स इंपोर्टेड बाय अ यूनिट और डेवलपर इन एसईजेड फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी सेस अंडर सेक्शन 3(9). दिस इज ओनली फॉर इंफॉर्मेशन एंड नॉट फॉर एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपको सिर्फ क्लियर कर दिया। ये दूसरा अपडेट है। तीसरा अपडेट, प्रोटेक्टिव ड्यूटी हैज बीन डिलीटेड। सिंपल, सेक्शन 6 और सेक्शन 7 आपने पढ़ा होता है। सेक्शन 6 के अंदर प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगाई जाती है, सेक्शन 7 में उसे बढ़ाने गिराने की पावर होती है सरकार के पास, वो डिलीट कर दिया है। मतलब हम जो शेड्यूल 1 के अंदर ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट में रेट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी देखते हैं उसे बढ़ा दिया जाता था, तो प्रोटेक्टिव ड्यूटी हम बोलते थे ना, प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगाएंगे तो बीसीडी में ऐड हो जाएगा, उसे बीसीडी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। गवर्नमेंट हैज डिलीटेड इट, यानी प्रोटेक्टिव ड्यूटी अब लागू ही नहीं होगी, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। सेफगार्ड ड्यूटी जो आप 8B की पढ़ते हैं, 9(9)A, ये सब जो आप सीवीडी वगैरह पढ़ते हैं वो सब वैसे ही है, उसमें कोई अपडेट या चेंज नहीं है। बट प्रोटेक्टिव ड्यूटी हैज बीन डिलीटेड, वो अब किसी काम का नहीं है, वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा। तो उस पे SWS भी नहीं आएगा, क्योंकि बीसीडी के साथ प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगती थी, उस पे SWS आता था, सोशल वेलफेयर सरचार्ज चार्ज भी उस पे नहीं आएगा, क्योंकि जब प्रोटेक्टिव ड्यूटी ही नहीं है तो उस पे सोशल वेलफेयर सरचार्ज कैसे आएगा। दैट्स इट, ये तीसरा अपडेट था। डन। बाकी हमारा इस चैप्टर में और कोई अपडेट नहीं है, हमने बाकी सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो लीवी एंड एग्जेम्पशंस एंड टाइप्स ऑफ ड्यूटी, ये मिला के हमारे 3 अपडेट्स थे, ये मिला के हमने 3 अपडेट्स डिस्कस कर लिए हैं, जिसके साथ हमने हमारे कस्टम्स एंड जीएसटी के जितने अमेंडमेंट्स हैं रेलेवेंट फॉर May 25 एग्जामिनेशन और ऑनवर्ड्स, वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। आपकी इंस्टीट्यूट ने जो नई स्टडी मटेरियल रिलीज की है उसमें कुछ अपडेट्स नवंबर 2025 से एप्लीकेबल है, वो भी डाले हैं। हालांकि हर जगह उन्होंने ये बात लिखी है कि ये आपके एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना। जो चीजें आपको इन 6 पार्ट्स में बताई गई है वही आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि कई चीजें 1 नवंबर को नोटिफाई हुई थी, 1 नवंबर 2024, एंड वो आपकी कट ऑफ डेट के बाद है, क्योंकि आपकी कट ऑफ डेट 31 अक्टूबर 2024 है। तो उसके हिसाब से आपको खाली आपके रेलेवेंट अमेंडमेंट्स पढ़ने हैं, जो उसके बाद हुए हैं वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, वो आपके लिए काम के नहीं है। होपफुली आपको सारे अमेंडमेंट्स प्रॉपर्ली क्लियरली समझ आ गए हैं। स्टिल आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप वो हमसे जरूर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम एज अर्ली एज पॉसिबल उसे रिप्लाई दे देंगे। और ये जो डॉक्यूमेंट है सारे अमेंडमेंट्स का, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल कर दिया जाएगा। 6 पार्ट्स का कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, वहां से रेफर कर सकते हैं। इतना ही अभी के लिए, फिर मिलेंगे ऐसे ही सेशंस के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।